अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस का जो एग्ज़ाम साइकोलॉजी का हुआ था 2025 में, उसके एमसीक्यूज़ को डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से लाइक एरियाज़ से वो एमसीक्यूज़ आए, उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ था, विच अप्रोच इन साइकोलॉजी एम्फसाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। कौन सी अप्रोच साइकोलॉजी की अनकॉन्शियस की जो हमारी ड्राइव्स होती हैं, हमारा जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बारे में बात करती है। तो ये साइको एनालिसिस का जो की अप्रोच है, इसमें हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है। ठीक है, फ्राइड ने ये स्कूल ऑफ थॉट मुतारफ़ करवाया था। और इसमें जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट हैं, बिहेवियरल की अगर हम बात कर लें तो बिहेवियरल में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस किया जाता है। ठीक है, और इसमें कंडीशनिंग लर्निंग की बात की जाती है। ये जो कॉग्निटिव अगर साइकोलॉजी की हम बात कर लें तो इसमें ओबियसली नाम से ज़ाहिर है कि हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं उनकी बात की जाएगी, मेमोरी की बात होगी, परसेप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की हम बात कर लें तो इसमें आपकी फ्री विल और जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसीज़ हैं उनकी बात की जाती है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साइको एनालिसिस वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है। वो हमारे अनकॉन्शियस जितनी भी ड्राइव्स हैं, अनकॉन्शियस होता है क्या है, बेसिकली वो चीज़ें जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर रही होती हैं, हमारे जो हमारा जहन है उसका वो हिस्सा होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। कौन सी अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। तो इसमें आगे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी अभी हमने डिस्कस किया कि थिंकिंग और मेमोरी की बात करती है, डेवलपमेंटल अप्रोचेस को नहीं देखती। सोशल साइकोलॉजी जो है वो सोशल इंट्रैक्शंस की बात करती है, एटीट्यूड की बात करती है, ग्रुप बिहेवियर को डिस्कस करती है। और न्यूरो साइकोलॉजी ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें आपके फिज़िकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। ये जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी वाली जो ब्रांच है, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। बेसिकली ये इसका काम क्या होता है, फ्लाइट और फाइट के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको ये डील करती है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हम जैसे हम कहते हैं ना सिंपैथी प्रोवाइड करना, हम सिंपैथी किसी को कब प्रोवाइड करते हैं, जब कोई परेशानी में होता है, डेंजर की सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, परेशान होता है, तब हम सिंपैथी प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये किस टाइम पे एक्टिवेट होता है, ये किस टाइम पे हमें सिंपैथी प्रोवाइड करता है, जब हम फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में होते हैं, जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम परेशान होते हैं। ठीक है, ये उस सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। इसके अलावा बाकी भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो इतने रेलिवेंट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। कौन से ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर हम ऑप्शंस देखें इसके, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेगुलेशन करता है मेटाबॉलिज्म की। पीनियल ग्लैंड हमारे स्लीप वेक साइकिल को डील करता है, उसके साथ उसे रेगुलेट करता है। एड्रीनल ग्लैंड हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उन्हें रिलीज़ करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली जितने भी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन सब को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोनोक्यूलर क्यू इज़ इन्वॉल्व्ड व्हेन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स स्मॉलर। कौन सा मोनोक्यूलर क्यू इस्तेमाल किया होता है जब बहुत जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें छोटे नज़र आते हैं। ये अगर आप देखें ना सेंसेशन एंड परसेप्शन वाला चैप्टर, उसमें ये डेप्थ परसेप्शन का टॉपिक है।
और डेप्थ परसेप्शन में ये देखा जाता है कि हम चीज़ों की जो डिस्टेंस है वो हम किस तरह से देखते हैं, हम वो जो कितनी चीज़ हमारे करीब है कितनी दूर है, ये चीज़ डिटर्मिन होती है कुछ विजुअल क्यूज़ के थ्रू। और दो तरह के विजुअल क्यूज़ होते हैं, एक मोनोकुलर क्यूज़ होते हैं की टाइप होती है और दूसरी होते हैं बायनोकुलर क्यूज़। बायनोकुलर नाम से ज़ाहिर है दोनों आंखों से जो देखे जाते हैं वो बायनोकुलर होते हैं, और मोनोकुलर में वो वाले होते हैं जिसमें सिर्फ एक आंख के थ्रू भी आप ये गेज कर सकते हो कि चीज़ कितनी दूर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट मोनोकुलर क्यूज़ की दिए हुए हैं उन्होंने ऑप्शंस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, वो रिलेटिव साइज़। रिलेटिव साइज़ में आप देखते हो कि जो चीज़ छोटी है वो आपको लगता है, ऐसे ही होता है ना जब अगर दो दरख्त कहीं पे बने हुए हैं ड्रा किए हुए हैं किसी ने, तो जो दरख्त छोटा होगा वो आपको दूर महसूस होगा, जो बड़ा होगा वो आपको करीब महसूस होता है। ऐसे ही है ना, पहाड़ अगर बने हुए हैं तो जो छोटा है वो आपको दूर दूर महसूस होता है, और जो बड़ा पहाड़ होगा वो आपको थोड़ा रिलेटिवली अपने नज़दीक महसूस होगा। ठीक है, बाकी भी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो भी हम एक नज़र देख लेते हैं। इसमें मोशन पैरालैक्स की बात की गई है। ये मोशन पैरालैक्स में क्या होता है, जब मूवमेंट होती है तो उसकी बेस पे आप देखते हो कि चीज़ जो है वो करीब है या दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो तो उसमें क्या होता है कि जो करीब के दरख्त होते हैं वैसे लगता है पीछे को भाग रहे हैं, लेकिन जो चीज़ जितनी दूर होती है वो उतना हमारे साथ साथ चलती है, राइट। तो ये है मोशन पैरालैक्स। लीनियर पर्सपेक्टिव जो है वो, इससे क्या मुराद है, लीनियर पर्सपेक्टिव में अगर आपने देखा हो कि जो रेल की पटरी है वो करीब से आपको थोड़ा दूर दूर महसूस हो रही होती है, अलग अलग दोनों लाइनें महसूस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप देखते हो दूर जाती जाती है ऐसे महसूस होता है वो दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, पटरी की दोनों लाइनें आपस में मिलती जा रही हैं, तो इसे हम नाम देते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव का। ठीक है, और टेक्सचर ग्रेडियंट भी एक टाइप है। इसमें आप अगर देखो कि टेक्सचर हम देखते हैं ना, किसी भी चीज़ का, कोई कपड़ा है उसका भी टेक्सचर देखा जाता है, कोई भी चीज़ है वो हमारे सामने, वो जितना आपके करीब होती है उतनी उसकी जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। जैसे जैसे वो चीज़ दूर होती जाती है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको वो फेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ टेक्सचर ग्रेडियंट कहलाती है कि करीब अगर है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होगी, और जितना वो दूर जाती जाती है उतना उसकी डिटेल्स कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो ये था कि विच टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर। दूसरों को देख के हम कौन सी लर्निंग, जो लर्निंग की वो कौन सी टाइप होती है जो हम दूसरों को देख के सीखते हैं, तो ये नाम से ज़ाहिर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी। अब अगर हम ये जो बाकी ऑप्शंस हैं थोड़ा सा इन्हें भी देखें, बाकी जो पहला ऑप्शन है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग की जहाँ पे भी बात आएगी आपने ये जहन में रखना है कि वहाँ पे दो चीज़ों को आपस में लिंक किया जा रहा होगा, एसोसिएशन के थ्रू लर्निंग की जा रही होगी। अब वो एसोसिएशन जो है वो दो स्टिमुलाइज की भी हो सकती है, वो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की भी हो सकती है। ठीक है, क्लासिकल में दोनों स्टिमुलाइज की होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग होती है। ठीक है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट की भी बात करते हैं। क्लासिकल जो है वो पैवलोव ने प्रपोज की थी, और जो ऑपरेंट है वो स्किनर, BF स्किनर ने प्रपोज की थी। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो हमने देख लिया। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बड़ा एक फेमस एक्सपेरिमेंट है बोबो डोल एक्सपेरिमेंट, जो कि एल्बर्ट बेंडोरा ने कंडक्ट किया, जिसमें उसने देखा कि बच्चे अपने बड़ों को देख के गुस्सा सीखते हैं। ठीक है, और लेटेंट लर्निंग की भी एक टाइप यहाँ पे मेंशन है। लेटेंट लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें आपको कोई रीइंफोर्समेंट ना मिले, इसके बावजूद भी आप उस चीज़ को सीखें, वो चीज़ क्या कहलाती है, लेटेंट लर्निंग कहलाती है। इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया था टॉलमैन ने। उसने कुछ चूहे, एक पर्टिकुलर भूल भुलैया होती हैं कुछ, उसमें उसने रखे और देखा कि एक दिन ऐसे ही वो चूहे जो है वो मटर गश्ती कर रहे थे, और उन्होंने कोई उसने कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दी, कोई खाना नहीं प्रोवाइड किया, ऐसे ही चूहे जो हैं वो इधर उधर घूम फिर के उसने उन्हें उठा लिया। और नेक्स्ट डे फिर उसने उन चूहों को उसी भूल भुलैया में रखा। उस दिन उन्हें भूखा भी रखा हुआ था उसने, और भूल भुलैया के एंड पे उसने खाना रख दिया। तो क्या हुआ, उसने देखा कि वो चूहे जो एक दिन पहले थोड़ा जिन्होंने एक्सप्लोर कर लिया हुआ था उस भूल भुलैया को, वो बहुत शॉर्टर वो स्पैन ऑफ टाइम में
भूल भुलैया के एंड पे पहुँच के, एज़ कम्पेयर टू द वंस जिन्हें हमने पहले उस जगह पे नहीं रखा था या जिन्होंने पहले उस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। तो इससे ये उसने नतीजा निकाला कि हालांकि पहले दिन चूहों का ये कोई मकसद नहीं था कि उन्होंने कोई चीज़ लर्न करनी है, कोई हमने उन्हें रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड की, इसके बावजूद चूहे लर्न कर रहे थे और वो लर्निंग लेटेंट लेवल की थी, यानी वो छुपी हुई लर्निंग थी और वो तब सामने आई जब उस लर्निंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है विच टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। कौन सी मेमोरी की टाइप की सबसे ज़्यादा लंबा उसका ड्यूरेशन होता है। तो ये आपको ये थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी उसका सबसे लंबा ड्यूरेशन होगा, ऐसी बात है ना। अगर बाकी आप देखें सेंसरी मेमोरी जो है वो बहुत ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए होती है, ऐसे मिली सेकेंड्स के लिए, है ना। सेकंड के भी जो 100वां हिस्सा जो है वो इतने से टाइम के लिए होती है सेंसरी मेमोरी। आपके आँखों की, कानों की जो मेमोरी होती है वो सेंसरी मेमोरी होती है। इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो थोड़ा सा लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है। इसकी बेसिक कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड होती है शॉर्ट टर्म की। अगर आप देखें 7 + -2 ये मैजिकल नंबर भी कहलाता है, इतनी सी इसकी कैपेसिटी होती है और इसका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, सेंसरी से थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन लॉन्ग से बहुत कम। 15 to 30 सेकेंड्स के राउंड अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन होता है। और इसके बाद अगर हम देखें वर्किंग मेमोरी, तो वर्किंग मेमोरी जो है वो बेसिकली एक्टिव मेमोरी होती है। और लाइक आप ये देखें ना, वो जैसे कंप्यूटर की रैम होती है ना, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स चलाने के लिए। जैसे अभी अगर मैं आपको कहूँ 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप उसको जहन में ही अपने तोड़ जोड़ करके बता लेंगे कि जी 4 होते हैं। तो ये जो आपने काम किया, ये इस काम को करने के लिए भी तो आपको मेमोरी चाहिए थी ना, राइट। आपने जहन में वो रखे दोनों डिजिट्स, फिर आपने प्लस किया, फिर आपने देखा अच्छा जी ये इतने हो सकते हैं। इस मेमोरी को वर्किंग मेमोरी का नाम दिया जाता है क्योंकि ये आपको चीज़ों को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की कौन सी टाइप है। अच्छा, ये बेसिकली ना मोटिवेशन की दो टाइप्स होती हैं। वैसे तो ओबियसली अगर आप डिटेल में जाओ तो ये फिर बहुत एक लंबा टॉपिक है जिस पे इंशाल्लाह हम वो डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन अगर हम देखें, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक नाम से ज़ाहिर है जो कि हमारे अपने अंदर मौजूद होती है, लाइक जो हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चल रही होती है। और एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर से जब हमें कोई स्टिमुलाई मिलता है तो उसके मुताबिक होती है। मोटिवेशन की बात हो रही है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होगी जो कि आप अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो काम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की कैटेगरी में जाएगा। तो इसका आंसर है प्लेइंग फॉर फन। बाकी प्रमोशन जो है वो भी एक्सट्रिंसिक है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। पनिशमेंट को अवॉइड करना, ये भी ज़ाहिर है बाहर से कोई स्टिमुलाई है जिसे आप अवॉइड करना चाह रहे हो। स्कॉलरशिप भी बाहर बैरूनी स्टिमुलाई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेइंग फॉर फन। विच थ्योरी स्टेट्स इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली। कौन सी थ्योरी ये कहती है कि इमोशंस और फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं वो एक ही टाइम पे होते हैं। अच्छा, ये इमोशंस की ना डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ हैं। इंशाल्लाह इन्हें हमने कुछ तो आपको मिल जाएंगी, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, कुछ मज़ीद हमने आगे डिटेल में देखनी है। तो इमोशन की जो थ्योरीज़ हैं वो जेम्स लैंग से स्टार्ट होती हैं बेसिक लेवल से और फिर ये आगे जाती हैं। तो जो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी थ्योरी के मुताबिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस और इमोशंस दोनों एक ही टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और उसके साथ साथ आप एक पर्टिकुलर इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे हो रही होती हैं, ये कैनन बार्ड ने कहा, ठीक है। बाकी अगर हम थ्योरीज़ को देख लें तो शास्त्र सिंगर की थ्योरी में उसने कहा कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल है उसके साथ साथ हम कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करते हैं उस अपने अराउजल को। लाइक अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो देखें ना, खौफ के वक्त भी होती है दिल की धड़कन तेज़, गुस्से के टाइम पे भी थोड़े सा आप एक्सपीरियंस करते हो कि दिल की धड़कन तेज़ होती है, खौफ के वक्त भी होती है, तो पुरजोश होते हो तब भी होती है। तो ये तो फिजियोलॉजिकल अराउजल तो सेम रहा हर सिचुएशन में। अब आप कौन सी इमोशन एक्सपीरियंस करोगे, शास्त्र सिंगर ने ये कहा
कि ये डिपेंड करता है कि आप उसे लेबल क्या देते हो, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन उस अराउजल की क्या करते हो। जेम्स रैंक की थ्योरी है जिसमें उसने कहा कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, दिल की धड़कन पहले तेज़ होगी, उसके बाद आप इमोशन एक्सपीरियंस करोगे, कांपोगे पहले आप, फिर उसके बाद आप डर महसूस करोगे। ठीक है, वो फेमस रीच की एक एग्जांपल इसमें दी जाती है कि रीच अगर देखोगे तो पहले आप कांपोगे, पहले आप दौड़ोगे उस जगह से, फिर उसके बाद आपको जो सेंस ऑफ फियर है वो आप एक्सपीरियंस करोगे। लजार्स की थ्योरी है, तो लजार्स ने जो है वो कॉग्निटिव अप्रेजल की बात की बिफोर इमोशंस, कि आपके कितने वसाइल हैं, उसके मुताबिक आप उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ डील कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हैं तो फिर आप वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे। डर की अगर एग्जांपल ले लीजिए, और अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को डील कर सकते हो तो फिर वो जैसे एग्जांपल ले लेना, अगर आपके पास फ़ीस के पैसे ही नहीं है और फ़ीस की डेट आ गई है तो परेशान तो होगे ना आप, लेकिन अगर आपके पास अमाउंट मौजूद है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये इमोशन से पहले ही आपका कॉग्निटिव अप्रेजल हो जाता है अकॉर्डिंग टू लजार्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैलिडिटी चेक वेदर अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर। कौन सी वैलिडिटी ये चेक करती है कि एक टेस्ट वही चीज़ें मेजर कर रहा है जो उसे मेजर करनी चाहिए या नहीं। तो ये वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं डिटेल में। वैलिडिटी का मकसद ही ये होता है कि उसमें ये चेक किया जाता है कि हमने जो स्केल बनाया है, हमने जो क्वेश्चनेयर बनाया है, क्या वो वही चीज़ मेजर कर रहा है जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया था या फिर नहीं, राइट। तो वो अब उसकी फिर आगे डिफरेंट तरीके होते हैं इस चीज़ को मेजर करने के लिए। हम कंटेंट वैलिडिटी देख लेते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या सारे के सारे एस्पेक्ट मेजर किए गए या नहीं। लाइक आप ये देखें कि आपने कोई टेस्ट बनाया एंजाइटी को मेजर करने के लिए, तो अब एंजाइटी के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्या आपने उन सारी की सारी टाइप्स को इंक्लूड किया या नहीं। सिंपल एग्जांपल ले लें, आपके कोई टेस्ट बना दिया जाता है आपके लिए, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर 10 टॉपिक्स हैं, तो क्या मैंने उन सारे टॉपिक्स को टच किया या नहीं। अगर किया तो ये कंटेंट वैलिडिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है वो फुलफिल होता है या नहीं होता। ठीक है, वो यही वाली चीज़ कि इसमें ये देखा जा रहा है कि जो थ्योरी क्या होती है, देखिए एक्सप्लेनेशन होती है किसी चीज़ की। उसमें ये अगर आप डिप्रेशन की थ्योरीज़ की बात कर लें तो डिफरेंट लोगों ने डिप्रेशन को डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया। ये वजह हो सकती है। एक बंदे ने कहा जी जीन्स की वजह से डिप्रेशन होता है, दूसरे ने कहा नहीं जी कोई अगर नेगेटिव इवेंट लाइफ में हो जाए उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो अब असल में वजह क्या है, वो ये चीज़ जो एक्सप्लेन करती है थ्योरी, वो होता है थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम क्या चेक करते हैं, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को। इसके अलावा क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी होती है। मिसाल के तौर पे आपने इंटेलिजेंस का एक टेस्ट बनाया, आपने ये देखना है कि क्या वो टेस्ट वाकई ही इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है या नहीं। आप क्या करेंगे, एक और जो ऑलरेडी बना हुआ इंटेलिजेंस का टेस्ट है वो उठाएंगे और वो आप एक बच्चों के एक ग्रुप पे वो एडमिनिस्टर करेंगे, उसे उसकी स्कोरिंग करेंगे। दूसरी तरफ जो नया बनाया है वो भी उन्हीं बच्चों को देंगे, उनसे सॉल्व करवाएंगे और उसकी स्कोरिंग कर लेंगे और एट द एंड देखेंगे कि देखो बच्चे तो सेम थे, राइट। टेस्ट 2 बनाए हैं, दोनों का मकसद इंटेलिजेंस मेजर करना है। तो इट्स मीन के जो स्कोरिंग के नतीजे में जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो इंटेलिजेंस का स्कोर आना चाहिए, वो दोनों पे सेम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं और उस क्राइटेरिया के साथ हम अपना जो न्यू स्केल है उससे कंपैरिजन उसका कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई ही कंस्ट्रक्ट ये क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं हो रहा। फेस वैलिडिटी में हम देखते हैं कि ऐसा ना हो कि टेस्ट डिप्रेशन का और लफ्ज़ उसमें एंजाइटी के यूज़ किए हुए हैं, राइट। तो उसके फेस को देख के नहीं ना लगेगा कि ये डिप्रेशन का टेस्ट है। आपने फेस वैलिडिटी में ये देखना होता है कि फेस को देख के उस पर्टिकुलर टेस्ट के क्या आपको लग रहा है कि वो टेस्ट उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया। ठीक है,
तो ये बहरहाल हम इन्हें मज़ीद भी डिटेल में इनको हम डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। विस की बात की गई है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। वेस्लर का इंटेलिजेंस का टेस्ट है ये, और MMPI का वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है कि इसमें हाँ ना में आपने जवाब देने होते हैं। इसके अलावा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, वो इंटेलिजेंस का टेस्ट है। हमारा मेन मकसद क्या था, हमने देखना था प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट वो वाला टेस्ट होता है जिसमें बड़े एम्बिगुअस स्टिमुलाइज होते हैं जिन्हें आपने इंटरप्रेट करना होता है। जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट। अच्छा, अब इसमें बेसिकली ना ये हरमन रोरशाह ने ये टेस्ट दिया था। उसने ना कुछ स्याही के धब्बे कुछ पेजेस पे फेंके, स्याही के ड्रॉपलेट्स, और उसके बाद उसने ना उन पेजेस को फोल्ड किया इनटू हाफ। उस फोल्ड करने से क्या हुआ, जो एक साइड पे पैटर्न था वही दूसरी साइड पे बन गया। अब वो बड़े वेग से होते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है वो जब आपसे मैं पूछूंगी ना आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, तो आप मुझे जवाब में वो चीज़ बताओगे जो आपके अंदर चल रही है। हालांकि असल में तो वो धब्बों में तो कुछ ख़ास नहीं है ना, वो तो ऐसी रैंडम, जैसे वो बचपन में बच्चे आपने देखा होगा बिठाते हैं वो टब में, तो पानी उठा उठा के दीवार पे फेंकना शुरू कर देते हैं, वो दीवार पे पूरा पैटर्न बन जाता है। फिर वो बैठ के उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ये शहज़ादी है जिसका काफ़िला जा रहा है, तो लाइक एक पूरी एक कहानी जो है वो बनाते हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइप है जिसमें एम्बिगुअस स्टिमुलाइज को देखा जाता है, उसे हम उसे हम प्रोजेक्टिव टेस्ट का नाम देते हैं। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को जो आपके अंदर चल रही है। प्रोजेक्टर में भी यही चीज़ होती है ना, जो चीज़ मौजूद है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में, वो उससे प्रोजेक्ट किया जाता है एक पूरी बड़ी दीवार पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच पर्सनैलिटी कंपोनेंट डील विद मोरालिटी। फ्राइड के मुताबिक सुपर ईगो मोरालिटी के साथ डील करती है। फ्राइड ने ना बेसिकली कहा कि हमारे अंदर 3 तरह की फोर्सेस होती हैं जो ऑल द टाइम एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होती हैं, ठीक है। तीनों अपनी मनवाना चाहते हैं। तो वो कौन कौन सी 3 फोर्सेस हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है, विच मीन्स कि इसे हर वक्त खुशी चाहिए होती है। ये कहती है कि जो भी करो मुझे ये चीज़ चाहिए और अभी चाहिए, ठीक है। ऑन द कंट्रारी जो सुपर ईगो होती है, ये इड को आप ये कह लो कि शैतानी बच्चा है इड, ठीक है। ऑन द कंट्रारी जो सुपर ईगो है वो मोरल स्टैंडर्ड्स की बात करती है। वो ये कहता है कि अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हमें हमारे वालिदैन सिखाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें सुपर ईगो अम्प्लाई करती है। वो कहती है कि आप लोगों को किसी से कोई चीज़ लेके छीन के नहीं खानी चाहिए, आपको हमेशा अच्छा रहना चाहिए, राइट। तो ये आप कह लो कि ये फरिश्ता है, और इन दोनों के दरमियान ईगो होती है जो इन दोनों को बैलेंस करती है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। वो थोड़ी सी बात इड की भी मान लेती है, थोड़ी सी ईगो की भी मान लेती है, देखती है सिचुएशन कैसी है, उसके मुताबिक ये काम करती है, ठीक है। तो ये इन दोनों को बैलेंस करने वाली फोर्स ईगो होती है। तो क्वेश्चन हमारा क्योंकि है कि मोरालिटी के प्रिंसिपल पे कौन सी फोर्स काम करती है, तो मोरालिटी के बारे में हमने बात की कि फरिश्ता कौन है, सुपर ईगो है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच थेरी प्रपोज एनालिटिकल क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कौन सी थेरी ये कहती है कि इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स होती हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है, क्रिएटिव होती है और प्रैक्टिकल होती है। तो इसका जवाब है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक ट्रायर्किक थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, और उसमें उसने कहा था कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो एक या तो एनालिटिकल टाइप की होती है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, या फिर क्रिएटिव उसकी टाइप होती है जिसमें आप क्रिएट करते हो, या प्रैक्टिकल होती है जिसमें आप चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है।
इसके अलावा बाकियों को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। गार्डनर ने मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज़ की। उसने कहा कि हर बंदे की डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंस होती है, कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। म्यूज़िकल, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, काइनेस्थेटिक, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स उसने बताई। और उसके अलावा स्पीयरमैन की जो थ्योरी है, इसने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। उसने कहा था कि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। कैटल हॉर्न कैरल की जो थ्योरी है, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ये आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये एक हायरार्किकल मॉडल होता है इंटेलिजेंस का, जिसमें कुछ ब्रॉड और कुछ नैरो एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये इन बाकी थ्योरीज होगी। और हमारा आंसर क्या है कि किसने एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दी? स्टर्नबर्ग ने दी। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस? किसने फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में बात की? आंसर इज़ रेमंड कैटल, ठीक है, रेमंड कैटल। अच्छा, ये कैटल भी साइकोलॉजी में 2 तरह के कैटल हैं, ठीक है। एक कैटल वो है जिसने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की, ठीक है, जिसने प्रपोज़ किया कि किस तरह से एक बंदा दूसरे से डिफरेंट है, और इवन जो मेंटल टेस्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से आता है, कैटल से ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेमंड कैटल की, ठीक है। रेमंड जो कैटल है वो बेसिकली उसने एक तो पर्सनालिटी के बारे में बात की, और उसके साथ साथ रेमंड कैटल ने ये इंटेलिजेंस की ये टाइप्स थी। कौन कौन सी टाइप? एक फ्लूइड और एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड में ये होता है कि आप कोई नया काम करना पड़ जाए तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी को है, ये है फ्लूइड इंटेलिजेंस। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आपके जो एक्सपीरियंसेस की बेस पे आपने जो नॉलेज गेन किया, वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स जो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो मिलग्रम ओबीडियंस स्टडी है, उसमें कितने % लोगों ने शॉक को एडमिनिस्टर कर दिया। अच्छा, अब ये बड़ा मज़े का एक्सपेरिमेंट है। इसमें ना मिलग्रम ने ये जो नाज़ी जर्मनी में हिटलर ने अट्रॉसिटीज़ ढाई जो ज्यूज़ पे, इसको चेक करने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। इसमें एक बंदा जो हमारा पार्टिसिपेंट है, उसे ये बताया जाता है कि हम मेमोरी को मेजर कर रहे हैं, और आपने अगर कोई बंदा गलत जवाब देता है तो आपने उसे ये इलेक्ट्रिक शॉक देना है, और हर दफ़ा जब गलत जवाब देगा तो शॉक की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और वो इंटेंसिटी 450 वोल्ट्स तक बताई गई। अब होता क्या है कि दरमियान में ना कर्टन लगा दिया जाता है, ठीक है, कि जो पार्टिसिपेंट है वो उस बंदे को नहीं देख सकता जिससे शॉक वो एडमिनिस्टर करेगा या जिससे वो सवाल करेगा। अब एक सवाल उससे पूछता है पार्टिसिपेंट, उससे जवाब कुछ का वो ठीक दे देता है, कुछ का वो गलत देता है। जहाँ पे वो गलत जवाब देता है वहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक शॉक लगाना होता है, जो कि बटन उसके पास होता है, बस उसका काम इतना होता है कि उसने बटन प्रेस करना होता है। तो अब आप ये देखें कि हर दफ़ा वो शॉक की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है, और 450 वोल्ट्स आपको पता है बहुत एक हाई लेवल होता है शॉक का। अब शुरू में तो वो हल्का फुल्का उससे आवाज़ें आई कि जब भी वो शॉक वाला बटन वो प्रेस करता तो वो थोड़ी बहुत आवाज़ उस बंदे की आती जिसके ऊपर वो शॉक एडमिनिस्टर उससे करना था। लेटर ऑन चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। आप ये देखें कि आपको मैं ये कह रही हूँ कि आपने शॉक देते रहना है, चाहे अगला बंदा आपको ये कह रहा है कि मैं मर भी रहा हूँ तब भी आपने शॉक देना है, और आप वाकई शॉक दिए भी चाह रहे हो। तो ये बड़ा ये हैरान कुन तजर्बा था। वाकई ये देखा गया कि अभी हमें तो ये लगता है ना, हमें कोई कहेगा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे शॉक नहीं दो, मैं मर जाऊँगा, इतना शॉक मुझे फ़ील हो रहा है। या मैं अगर कोई बंदा हमारे सामने रोना चिल्लाना स्टार्ट कर दे तो हम हाथ रोक लेंगे, हमें यही लगता है। लेकिन अगर कोई अथॉरिटी फ़िगर हमें कह रही है कि नहीं, ये हमारे तजर्बे की ये रिक्वायरमेंट है कि आप देते रहें शॉक, तो और आप वाक़ई देना भी शुरू कर दें, तो एक बड़ा एक मॉरल डायलेमा बन जाता है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर भी डिटेल में मैं कोई एक वीडियो बना दूँगी। इसका जो जवाब है इस पर्टिकुलर हमारे एमसीक्यूज़ का वो है कि 65% 100 में से 65 लोगों ने 450 वोल्ट का करंट दिया, बटन दबाया
डिस्पाइट दिस फैक्ट कि जिसे वो करंट जिसे वो एडमिनिस्टर कर रहे थे, जिसके ऊपर वो बंदा चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, वो कह रहा था कि आप ना मुझ पे करंट एडमिनिस्टर करो। वैसे आपके नॉलेज के लिए ये बताती चलूँ कि ये असल में वाकई शौक नहीं दिए जा रहे थे। वो बंदा जिसको शौक दिया जा रहा था वो एकम्प्लिस था, लाइक वो मिला हुआ था एक्सपेरिमेंटर के साथ, और वो ऐसे ही जानबूझ के शौक वो चला रहा था। असल में उसे शौक मिल नहीं रहे थे, ठीक है, क्योंकि तजर्बे की रिक्वायरमेंट थी। तो वो ऐसे ही बिला वजह जब भी वो बटन दबाता था तो वो ऊंची आवाज़ में बोलना स्टार्ट कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एडोलिसेंस इज़। एडोलिसेंस एरिक्सन ने स्टेजेस दी थी, है ना, 8 स्टेजेस दी थी इसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें जो पहली स्टेज थी वो थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसी तरह से ये बाकी स्टेजेस। तो जिस टाइम पे आप अडल्टहुड की स्टेज में होते हो, उस टाइम पे कौन सी एडोलिसेंस की सॉरी जिस टाइम पे आप स्टेज में होते हो, उस टाइम पे आप आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन को एक्सपीरियंस करते हो। लाइक आप देखते हो कि मैं असल में हूँ क्या, या तो आपकी अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हो, या फिर आप कंफ्यूज रहते हो कि अपनी आइडेंटिटी को लेके, ठीक है, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कॉमन साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का कौन सा इनमें से मेथड नहीं है। तो हम जनाब सेल्फ रिपोर्ट जो क्वेश्चनर्स हैं उन्हें भी इस्तेमाल करते हैं। हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड असेसमेंट मेथड के तौर पे हम इसे मानते हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। TAT हो गया, इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट की एग्जांपल्स हैं। लेकिन हम मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स को एज सच इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये न्यूरोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन रूटीन प्रैक्टिस में साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ये इस्तेमाल उस तरह से नहीं होती हैं, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में यूज़ करते भी हैं, लेकिन नॉर्मली ये यूज़ नहीं होती हैं। अगला सवाल है, विच डिसीजन मेकिंग मॉडल इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक एनालिसिस। सिस्टमेटिक एनालिसिस पे कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल बेस करता है। इंट्यूटिव नाम से जाहिर है कि हम इसमें गट फीलिंग पे रिलाई करते हैं। ग्रुप डिसीजन में वो एक देखा जाता है कि डिसीजन कौन ले रहा है। और ग्रुप डिसीजन ना बेसिकली ये भी होता है कि पूरे ग्रुप का एक तरह से डिसीजन इस तरह से, और वो मोस्टली गलत होता है ग्रुप डिसीजन जो है। इंक्रीमेंटल इनएक्टिव टर्मिनोलॉजी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीमेंटल डिसीजन स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस आ रही हैं वो उसकी बेस पे डिसीजन। इस सवाल का जवाब होगा रैशनल डिसीजन मेकिंग। आप सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हो, अल्टरनेटिव्स को आप इसमें कंपैरिजन करते हो और उसकी बेस पे आप डिसीजन लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेस मॉडल फोकस ऑन अप्रेजल एंड कोपिंग एबिलिटी। अच्छा, अब स्ट्रेस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं और वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम ऑप्शंस देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। CBT जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल है, जिसमें फोकस किया जाता है कि आपके अगर थॉट्स को चेंज कर दिया जाएगा तो उससे आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं है इस क्वेश्चन के साथ। SRRS, ठीक है, ये SRRS जो है ये बेसिकली एब्रीवेशन है सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल का, ठीक है। सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल का ये एब्रीविएशन है, और ये मेजर करता है कि लाइफ के जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं किसी बंदे की लाइफ में वो कितने हैं। GAS स्टैंड्स फॉर जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बेसिकली हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की स्टेजेस के बारे में बात करता है। ये कहता है कि स्ट्रेस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये सारे हमने इंशाल्लाह डिटेल में इस चैनल पर डिस्कस करने हैं। और ट्रांजैक्शनल जो मॉडल है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ट्रांजैक्शनल मॉडल ये बात करता है, वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रेस डिपेंड करती है इस बात पे कि हमारा अप्रेजल कैसा है और हमारे पास कोपिंग रिसोर्सेज कितने हैं, है ना। अगर आप वही बात जो पहले भी मैंने की, पैसे अगर हैं आपके पास और फीस देने का टाइम आ जाता है तो आपको टेंशन नहीं होगी, पर अगर पैसे नहीं है और टाइम आ गया फीस देने का तो परेशानी तो होगी। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या कहते हैं, स्ट्रेस डिपेंड करती है ऑन अप्रेजल एंड कोपिंग रिसोर्सेज। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, आई विटनेस टेस्टिमनी एक्यूरेसी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय। आई विटनेस टेस्टिमनी क्या होती है कि जो जिसने कोई जुर्म होते देखा और वो उसके बारे में जाके गवाह बने,
तो उनकी भी जो मेमोरी होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है, उनकी मेमोरी भी बहुत डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से मुतासर होती है। और जो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है उनकी मेमोरी, वो इमोशनल स्टेट की वजह से होती है। जिस टाइम पे वो वाक़या हुआ, उस टाइम पे क्या इमोशनल स्टेट थी उस बंदे की, इस बात पे डिपेंड करती है। लेवल ऑफ एजुकेशन पे देखें, एक बंदा एजुकेटेड है या नहीं है, मेमोरी इस चीज़ से मुतासर नहीं होती है। लाइक आपने एक वाक़या होते देखा, तो जो एजुकेटेड है उसे भी वो याद रहेगा, जो अनएजुकेटेड है उसने भी देखा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है जो जिसकी बेस पे वो उसकी मेमोरी मुतासर हो। इमोशनल स्टेट इसका आंसर है। बाकी टाइम ऑफ द डे भी असर होता है, टाइम ऑफ द डे का नो डाउट, लेकिन बहुत मिनिमल इम्पैक्ट होता है। और पुलिस की जो प्रेजेंस है वो कुछ ख़ास उस तरह से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर आपने किसी बंदे को गिरते देखा तो पुलिस की मौजूदगी में भी वो आपको याद रहेगा और पुलिस की गैर मौजूदगी में भी रहेगा, ठीक है। ये हमारे 20 एमसीक्यूज़ थे जो कि 2025 के सीएसएस साइकोलॉजी के पेपर में पूछे गए थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन होता है इनमें से तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद कुछ पेपर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि मैं सीएसएस के एग्ज़ाम से पहले काफ़ी जो मेजर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं लाजमी डिस्कस कर लूँ अपने इस चैनल पे, ताकि आप लोगों के लिए पेपर देना थोड़ा कंपैरेटिवली आप लोगों के लिए सिलेबस कवर करना मैनेजेबल रहे, ठीक है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।